हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उनका जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, इसमें 2 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वेल्डेड जोड़ यानी कि वेल्डेड कनेक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले जो आपका थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड तो कवर हो चुका है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, सेकंड हमारा रिवेटेड कनेक्शन था। थर्ड जो चैप्टर हमारा है बोल्ट कनेक्शन है, जो कि लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। जो बोल्ट कनेक्शन है, अभी हम उसके बाद के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पहले उसको कवर करेंगे और फिर हम बोल्ट कनेक्शन को पढ़ेंगे। तो फोर्थ चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वेल्डेड जोड़ यानी कि वेल्डेड कनेक्शन, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रकार के न्यूमेरिकल, जिस भी टाइप्स के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी डिजाइन क्या होती है, तो पूरा डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे की वीडियो जाके देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना चल रहा है और कोई भी कॉलेज वगैरह नहीं ओपन हो रहे हैं, ऑनलाइन ही आपको अपने कोर्स कवर करने हैं। एग्जाम तो हो सकता है टाइम पर ही हो, लेकिन जो आपके पढ़ने का जो टाइम है, शेड्यूल है, उसमें आपकी सही तरीके से स्टडी नहीं हो पा रही है, तो आप ऑनलाइन ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक जितना भी आपके टॉपिक कवर हो जा रहे हैं तो सभी टॉपिक को आप कवर कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने सभी चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेल्डेड जोड़ जो हमारा है वो क्या होता है और इसके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इसमें देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर पॉलिटेक्निक के जो भी आपकी क्लासेज हैं उसको कराई जाती है। चलिए देखते हैं वेल्डन या झलाई हमारी वेल्डिंग क्या होती है। तो वेल्डन या झलाई, इसको हिंदी में हम जो वेल्डिंग होती है उसको हम झलाई बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी है संरचनात्मक अवयवों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है। जो भी आपके स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने की प्रक्रिया ये है, ये वेल्डन, ठीक है। इसके पहले जो इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हम पढ़े थे उसमें सारी चीज़ों के बारे में डिटेल पढ़े थे कि रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, बोल्ट कनेक्शन क्या होता है और हमारा वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो इस प्रक्रिया से विभिन्न अवयव या उपांगों के जोड़ने वाली किनारों या सतह को दाब द्वारा या गर्म करके पिघलने की स्थिति में लाया जाता है। हम देखते हैं वेल्डिंग की अनेक विधियां हैं, जिनमें सामान्यतः निम्न विधियां प्रयोग की जाती है। तो ये हमारा डिफिनीशन है वेल्डिंग का, वेल्डन का क्या होता है। जो वेल्डिंग होती है संरचनात्मक अवयव को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। जैसे एक ज्वाइंट आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का ज्वाइंट है, जैसे रिवेट ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट होता है, बोल्ट ज्वाइंट होता है, और ऐसे ही आपका वेल्डिंग ज्वाइंट भी है। तो ये आपका एक परमानेंट ज्वाइंट होता है जिसको हम दोबारा हटा नहीं सकते। जैसे रिवेट अगर ज्वाइंट है तो पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। रिवेट ज्वाइंट क्या होता है, उसको हम रिवेट ज्वाइंट लगाते हैं, जोड़ते हैं उससे, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम वहाँ से ज्वाइंट हटा के फिर हम जो भी अपना प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। यानी कि वो जो ज्वाइंट हमारा टेम्पोररी होता है, लेकिन जो वेल्डिंग ज्वाइंट है वो हमारा परमानेंट हो जाता है। एक बार वेल्डिंग कर दिए तो उसको हम दोबारा से नहीं हटा सकते, चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्डिंग की जो अनेक विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं। तो मेटल आर्क वेल्डर और गैस वेल्डर, दो मेथड इनके हैं। एक तो हमारा मेटल आर्क वेल्डर और दूसरा हमारा गैस वेल्डर। तो इन विधियों में वेल्डन की प्रक्रिया निम्नवत की जाती है। देखिए, सर्वप्रथम उपांगों के जोड़ने वाले किनारों या सतहों को पास पास लाया जाता है तथा इन्हें गर्म कर संगलित, जो भी आपको फ्यूज किया जाता है, संगलित अवस्था में इनमें स्थित दूरी में पूरक पदार्थ भर दिया जाता है। ठंडा होने पर उपांग एक दूसरे से भली बात जुड़ जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप पहले भी पढ़े हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। तो जो लैप जॉइंट होता है सेम उस टाइप का, इसमें दो मेंबर्स है, तो दो मेंबर्स को आपस में जोड़ने का ये काम करता है वेल्डिंग। तो दोनों मेंबर्स को हम पास पास लेकर आएंगे, ठीक है। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तो इनके बीच में हमको ज्वाइंट लगाना है। तो ज्वाइंट में जो भी इसमें खाली जगह होते हैं उसमें हम पूरक पदार्थ भर देते हैं, और ये उसके बाद से क्या होता है कि ठंडा होने पर उपांग जो होते हैं, जो मेंबर्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा होता है वेल्डिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं उपांगों के संगलित होने पर होने वाले भाग को संगलन क्षेत्र कहा जाता है। दूरियों में भरे जाने वाले पदार्थ को पूरक धातु कहा जाता है। पूरक धातु वेल्डिंग छड़ों द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो हमारा उपांग के संगलित होने वाले जो भाग होते हैं उसको हम संगलन क्षेत्र बोलते हैं, और जो दूरियां होती है, गैप में जो भरे जाने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम पूरक धातु बोलते हैं। पूरक धातु वेल्डिंग छड़ों द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा है बेल्ट जोड़ों की लाभ व हानियाँ। तो जो बेल्ट जोड़ है उसके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उसको हम देखेंगे। बेल्ट जोड़ों के लाभ व हानियाँ निम्नलिखित हैं। एडवांटेज सबसे पहले हम देख रहे हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है,
वेल्डिंग प्रक्रिया में कम समय लगता है, जो वेल्डिंग का प्रोसेस है उसमें हमारा टाइम कम लगता है। रिवेटिंग की अपेक्षा वेल्डिंग कार्य में कम शोर उत्पन्न होता है, इसमें आपका ज़्यादा शोर नहीं उत्पन्न होता है। वेल्ड जोड़ अन्य जोड़ों की अपेक्षा दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेल्ड जोड़ों की दक्षता अधिक होती है। फिर हम देखते हैं हानियाँ, इनके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण उपांगों में विरूपण हो जाता है, इनका डिफॉर्मेशन भी हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो। नेक्स्ट हमारा है वेल्डिंग प्रक्रिया में सक्षम कारीगर की आवश्यकता है, कुशल जो कारीगर होंगे उनकी आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वेल्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है उपांगों में दरार पड़ने की संभावना होती है। रिवेटेड जोड़ की अपेक्षा वेल्डिंग जोड़ जल्दी विफल हो सकता है, फेल हो सकता है, ठीक है। जो वेल्डिंग जोड़ है रिवेटेड जोड़ है उससे जल्दी ये फेल हो सकता है। तो ये सभी डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो सारे टॉपिक यहाँ पर कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्ड जोड़ों के प्रकार। जो वेल्ड जोड़ होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो वेल्ड जोड़ के निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा फिलेट वेल्ड और दूसरा हमारा बट या टक्करी वेल्ड, यानी कि एक हमारा होता है फिलेट वेल्ड और दूसरा हमारा होता है बट वेल्ड। जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे तो ज्वाइंट में लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट, तो इसमें क्या होता है कि एक बट वेल्ड तो हमारा है, एक हमारा है फिलेट वेल्ड। तो चलिए हम देखते हैं। नोट में आप देख सकते हैं कि फिलेट वेल्ड में अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है, जबकि बट वेल्ड में त्वरण प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो फिलेट वेल्ड, दो प्रकार के जो वेल्ड होते हैं वो हमारे, एक में जो फिलेट वेल्ड होता है उसमें अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है और बट वेल्ड में हमारा त्वरण प्रतिबल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलेट वेल्ड जोड़ एवं बट वेल्ड जोड़ों की कल्पना रिवेट लैप जोड़ तथा रिवेट बट जोड़ से की जा सकती है। जैसा कि आपको बताया गया, पहले हम जो रिवेट में आप लैप जॉइंट और बट जॉइंट पढ़े थे। लैप जॉइंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया लैप जॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। जो बट जॉइंट होता है तो बट का मतलब होता है टक्करी, यानी कि आमने सामने दो मेंबर्स को रखकर हम ऐसे इस पे जॉइंट हम लगाते हैं, इसके ऊपर हम प्लेट लगा देते हैं, इधर से भी नीचे से भी और ऊपर से भी दो प्लेट लगा के, और इसमें हम रिवेट लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसी से हम कल्पना इनकी कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्लियर रहेगा फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड, ठीक है। यहाँ फिगर की मदद से हम देखेंगे जो फिलेट वेल्ड है उसका फिगर कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार से है और जो बट वेल्ड है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। तो सेम वही आप कल्पना कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये कुछ होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बट वेल्ड में एक सी पार्ट है एक डी पार्ट है और दोनों को आपस में आमने सामने रखकर जोड़ा गया है। इसमें क्या होता है कि आपका त्वरण प्रतिबल उत्पन्न होता है। और जो बट वेल्ड है इसमें आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसमें आपका जो आपका देख सकते हैं इसमें अपरूपण प्रतिबल आपका उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से आप कल्पना कर सकते हैं जैसे आपका लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट होता है, उससे इनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिलेट वेल्ड। अब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा और इस फिगर के साथ तैयार कीजिएगा। जब भी एग्जाम में आए फिलेट वेल्ड के बारे में तो ये फिगर आप जरूर बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, और इसके सभी पार्ट को भी अच्छे से वहाँ पर दिखाना है आपको। तो देखिए फिलेट वेल्ड सामान्यतः लैप जोड़ों में, फिलेट वेल्ड जो होता है सामान्यतः लैप जोड़ों में अथवा जहां उपांग समकोण पर मिलते हो दिए जाते हैं। यानी कि जो भी लैप ज्वाइंट होता है और जहां पर मेंबर 90 डिग्री पर मिलते हैं वहां पर हम फिलेट वेल्ड लगाते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको दिखाया गया फिलेट वेल्ड का डायग्राम देख लीजिए, और इसमें देखिए 90 डिग्री पर ये मेंबर जुड़ रहे हैं। तो इसमें कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं आपको याद रखना है। देखिए एक आपका हो गया जो यहाँ से फिगर में आपको दिख रहा है, इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो पार्ट्स आपका है, ठीक है, इसके अंदर ये जो लंबाई इनकी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी टांग लंबाई है, यहाँ पर दिखाया गया है। लेग लेंथ जिसको हम बोलते हैं इधर से है तो ये इधर वाला है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम नोक बोलते हैं, टो बोलते हैं, एरो की वजह से दिखाया गया है। ये हमारा कंठ मोटाई है जो हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसमें जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये कंठ मोटाई है, ठीक है। और फिर हमारा इसको हम टो बोलते हैं, नोक ये हमारा होता है टो इधर से, और एक हमारा इधर से होता है, इसको हम रूट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ये हमारा रूट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मूल सतह है। और फिर हमारा देख सकते हैं आप ये संगलन क्षेत्र है, संगलन क्षेत्र,
ये हमारा टांग लंबाई पहले। तो ये फिलेट वेल्ड आपका कुछ इस प्रकार से होता है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर आपके लैप जोड़ हो और या फिर जो 90 डिग्री पर कोई भी उपांग समकोण पर मिलते हो तो वहाँ पर हम फिलेट वेल्ड लगाते हैं। और ये फिगर आपको बिल्कुल तैयार करना है, इसी प्रकार से फिगर आपको जो एग्जाम में है उसको बनाना है फिलेट वेल्ड का। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलेट वेल्ड के परिमाप क्या क्या होते हैं। तो फिलेट वेल्ड के निम्न परिमाप होते हैं। फर्स्ट हमारा है टांग लंबाई, यानी कि जितनी भी चीज़ें इसमें आप देखे हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टांग लंबाई लेग लेंथ क्या होती है, यह संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। यानी कि जो आपके ऐसे त्रिभुज बना हुआ है तो इसमें से जो भुजाएं हैं, एक भुजा आपकी ये है, दूसरी भुजा ये है, तो इनकी लंबाई के बराबर, दोनों में से किसी एक के बराबर होती है। तो ये हमारी हो गई लेग लेंथ। दूसरा हमारा है वेल्ड का माप, यानी कि साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है। एक सामान्य फिलेट वेल्ड का माप उसकी न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर लिया जाता है। ये सभी डिजाइन में भी यूज होंगे। एक सामान्य फिलेट वेल्ड की जो माप होती है, साइज होती है, उसकी न्यूनतम जो टांग लंबाई होगी उसके बराबर लिया जाता है। इसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं। जो वेल्ड की माप होती है, कहीं पर भी यस लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर वेल्ड की माप है वो, ठीक है, वेल्ड की माप लिखा गया है तो साइज ऑफ वेल्ड इसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंठ मोटाई यानी कि थ्रोट थिकनेस क्या होता है। यह वेल्ड की नोकों को मिलाने वाली रेखा यानी कि त्रिभुज या कर्ण से वेल्ड के जड़ तक की लंबवत दूरी होती है। इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल टी से। जो आपकी थ्रोट थिकनेस होती है, ये क्या होता है, जैसे आपका जो त्रिभुज बन रहा है तो इसमें जो ये रूट है, ठीक है, ये जड़ है, जड़ से और इस कर्ण को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा होती है, यही रेखा हमारी क्या कहलाती है, ये रेखा जो है ये हमारी थ्रोट थिकनेस कहलाती है। इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा परिमापों की गणना। तो गणना हम कैसे करेंगे। पहला हमारा प्रभावी कंठ मोटाई। अगर प्रभावी कंठ मोटाई जो स्मॉल टी है उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसका मान निम्न प्रकार लिया जाता है। कुछ फार्मूले हैं, इन सारे फार्मूलों को आपको ध्यान देना है। टी इक्वल टू जो होता है के इंटू एस होता है, ये एक फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होता है आपके एग्जाम में। और जो भी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो उसमें ये बार बार यूज होता है, टी इक्वल टू के इंटू एस। तो ये होता क्या है, इसमें टी जो क्या है प्रभावी कंठ की मोटाई है, के आपका स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, और इसमें 0.7 लेते हैं। और 0.7 क्यों लेते हैं ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, चार्ट की मदद से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम के इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0.7। वैसे मैक्सिमम हम 0.7 लेते हैं, कहीं पर भी के लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम 0.7 रख लेते हैं, कुछ भी नहीं दिया रहता आपके क्वेश्चन में तो। और यस आपका क्या है, वेल्ड की माप है। तो टी इक्वल टू के इंटू एस, यानी कि के का वैल्यू आपको पता रहता है क्योंकि वो स्थिरांक है। यस की वैल्यू अगर पता है यानी कि वेल्ड की माप पता है तो थ्रोट थिकनेस हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हमारा है वेल्ड की माप। वेल्ड की माप हम निकालेंगे कैसे, साइज ऑफ वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड की माप न्यूनतम टांग लंबाई के बराबर लिया जाता है। जो मिनिमम आपकी लेग लेंथ होगी उसके बराबर ले सकते हैं। और इसके दो माप होते हैं, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। तो कैसे हम ले सकते हैं इसको, मिनिमम हम साइज क्या रखेंगे, मैक्सिमम साइज क्या रखेंगे इनकी। तो देखिए मिनिमम साइज हम स्टील टेबल से लेते हैं, जो टेबल आपको आगे दिखाया जाएगा। और मैक्सिमम साइज आपका क्या लेंगे, मैक्सिमम साइज के अलग कंडीशन है। अगर वर्गाकार किनारे के लिए है तो हम अलग फार्मूला यूज करेंगे, गोलाकार किनारे के लिए है तो अलग ये यूज करेंगे। और ये किस में आता है, अधिकतम माप में आता है, मैक्सिमम साइज में। तो अगर आपका किनारा जो है वर्गाकार है तो फार्मूला हम यूज करेंगे यस इक्वल टू प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। तो वर्गाकार किनारे में हम क्या करेंगे, जो प्लेट की मोटाई दी रहेगी उसमें से 1.5 mm हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको वेल्ड की माप मिल जाएगी, यानी कि एस की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है गोलाकार किनारे के लिए। तो गोलाकार किनारे के लिए जो फार्मूला है एस इक्वल टू 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। तो प्लेट की मोटाई हमको जनरली पता होती है और इसी की मदद से हम जो साइज ऑफ वेल्ड है वो हम निकालते हैं एस की वैल्यू। तो इस प्रकार से जो वेल्ड की माप है न्यूनतम हम स्टील टेबल से रखेंगे और अधिकतम हम इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे, जो भी कंडीशन होगा वर्गाकार और गोलाकार तो उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला यूज करके और एस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया वेल्ड की माप। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई। फिलेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई कैसे निकालते हैं। तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वास्तविक लंबाई माइनस 2 इंटू वेल्ड की माप। तो वेल्ड की माप हमको पता चल गया, वास्तविक लंबाई अगर हमको पता है तो प्रभावी लंबाई हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर अपोजिट आपसे पूछा जाए कि अगर प्रभावी लंबाई आपको पता है, वेल्ड की माप पता है, तो वास्तविक लंबाई कैसे निकालेंगे, तो वो भी आप इस फार्मूले में यूज कर सकते हैं, प्रभावी लंबाई प्लस 2 इंटू वेल्ड की माप। देखिए अगर प्रभावी लंबाई निकालना है तो वास्तविक लंबाई माइनस 2 इंटू वेल्ड की माप होगा, अगर वास्तविक लंबाई निकाला है तो प्रभावी लंबाई प्लस 2 इंटू वेल्ड की माप। ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये सभी डिजाइन में आपके यूज होते हैं, न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें यूज होंगी। नेक्स्ट हमारा फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है।
फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य, जब भी आप नोट्स बनाएंगे एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को लिखेंगे, उसके बाद से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सामर्थ्य हम कैसे निकालते हैं? सामर्थ्य इक्वल टू होता है अपरूपण क्षेत्र इंटू अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपरूपण क्षेत्रफल में। तो अपरूपण क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? प्रवाही कंठ मोटाई इंटू प्रवाही लंबाई। तो यहाँ से हमको अपरूपण क्षेत्रफल मिल जाएगा, और जो आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है वो हमको पता होता है, तो इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको सामर्थ्य मिल जाएगा, वेल्ड की सामर्थ्य। और यहाँ से फार्मूला क्या होता है अपरूपण क्षेत्रफल का? प्रवाही कंठ मोटाई हमारी होती है टी, और प्रवाही लंबाई होती है कैपिटल एल। तो टी इक्वल टू क्या होता है? के इंटू एस होता है। तो ये फार्मूला हमारा मिल जाएगा, टी इक्वल अपरूपण क्षेत्रफल इक्वल टू के इंटू एस इंटू एल, जहाँ पर टी आपकी प्रवाही कंठ मोटाई है, ये आपका वेल्ड की माप है, एफ एस आपका होता है वेल्ड में अनुज्ञेय प्रतिबल, और कैपिटल एल आपका वेल्ड की प्रवाही लंबाई, और पी आपका वेल्ड की सामर्थ्य। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं पी इक्वल टू टी इंटू एल इंटू एफ एस। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ एस आप कितना लेते हैं? 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर लेते हैं, और पी इक्वल टू के इंटू एस, टी की जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं? के इंटू एस रख दे रहे हैं, एल इंटू एफ एस। तो इसी फार्मूले से हम डाल सकते हैं सामर्थ्य वेल्ड की, फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य। नेक्स्ट हम देखते हैं बट वेल्ड हमारा क्या होता है। तो देखिए, बट वेल्ड में दोनों प्लेटों के किनारों को एक दूसरे से सटाकर एक ही समतल में रखा जाता है और वेल्ड किया जाता है। तो जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट, तो उसी से आपको इसको कंपेयर करना है, उसी प्रकार से इसको भी रखकर हम और आमने सामने रखकर और वेल्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, दो यहाँ पर एक पार्ट आपका है, एक मेंबर इधर से है, दोनों को हम आमने सामने रखकर और यहाँ पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा हो गया बट वेल्ड, इसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बट वेल्ड की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे? तो वेल्ड की सामर्थ्य इक्वल टू प्रवाही क्षेत्रफल इंटू अनुज्ञेय प्रतिबल। प्रवाही क्षेत्रफल एल इंटू टी ये आपका होगा, और अनुज्ञेय प्रतिबल जो होगा एफ टी होगा, एल इंटू टी इंटू एफ टी, यहाँ से फार्मूला हो गया, और वेल्ड की सामर्थ्य हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जहाँ पर आपका टी प्रवाही कंठ मोटाई एम में होता है, कैपिटल एल आपका प्रवाही लंबाई होता है, पी आपका वेल्ड की सामर्थ्य होता है, एफ टी आपका अनुज्ञेय तनन प्रतिबल है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बट वेल्ड के परिमाप कौन कौन से होते हैं, डायमेंशन उनके कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर अलग अलग फिगर की मदद से इनको दिखाया गया है। एक तो आपका बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। तो देखिए, खुला वर्ग ये ओपन स्क्वायर है, तो स्क्वायर की भांति बना हुआ है और ये ओपन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खुला वर्ग। दूसरा हमारा है एकल वी यानी कि सिंगल वी। तो सिंगल वी में क्या है आपका कि एक तरफ से इसमें वी बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगल वी। दूसरा हमारा है डबल वी, तो यानी कि दोनों तरफ से वी बने हुए हैं दोनों साइड से, तो ये हमारा हो गया डबल वी। फिर हमारा सिंगल यू, तो इसी प्रकार से एक साइड से दोनों में सिंगल यू बना हुआ है, अगर दोनों साइड से बने तो डबल यू उसको हम बोलते हैं। फिर हमारा एकल जे, तो एक तरफ आपका बिल्कुल सिंपल है, दूसरी तरफ आपका जे बना हुआ है, एकल जे इसको हम बोलेंगे। दोहरा जे यानी कि दोनों तरफ से आपका ये जे बना हुआ है। फिर हमारा हो गया एक एकल वीवेल, तो एकल वीवेल आपका कुछ इस प्रकार से होता है और डबल वीवेल आपका इस प्रकार से होता है। तो ये अलग अलग परिमाप है इनके, और इस प्रकार से बट वेल्ड के परिमाप को हम देखते हैं। तो इस फिगर की वजह से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी लंबाई। तो इनकी प्रभावी लंबाई क्या होती है? बट वेल्ड की प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई के समान ली जाती है। जो बट वेल्ड होता है अक्सर आपको फिलेट वेल्ड का डिजाइन करने के लिए मिल जाता है, लेकिन बट वेल्ड भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जो बट वेल्ड में हम प्रभावी लंबाई लेंगे वो वास्तविक लंबाई के बराबर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रभावी कंठ मोटाई। तो इसमें हम कंठ मोटाई कितनी लेंगे? तो प्रभावी कंठ मोटाई प्लेट की मोटाई के 5/8 गुना ली जाती है बट वेल्ड में। नेक्स्ट हमारा है वेल्ड जोड़ों का अभिकल्पन। तो वेल्ड जोड़ों का अभिकल्पन हम कैसे करेंगे? अभिकल्पन में वेल्ड जोड़ के सभी परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। तो पहले हम सभी परिमाप इनके निर्धारित करेंगे। तो फिलेट वेल्ड का अभिकल्पन देखते हैं हम, डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, मिनिमम वैल्यू जो होगी स्टील टेबल से, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पहले भी आपको बताया कि वर्गाकार किनारे के लिए अलग फार्मूला और गोलाकार किनारे के लिए अलग फार्मूला। तो इस प्रकार से हम इनका डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैप। लैप आपका क्या होता है? जो दूसरा पॉइंट है। तो लैप हम कैसे निकालते हैं? कुछ इसी प्रकार से है। लैप जोड़ में प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है, जिसे चढ़ाव जोड़ कहा जाता है। चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई पतली प्लेट की मोटाई की 5 गुना होनी चाहिए। तो जो हम लैप इसमें काउंट करेंगे, तो लैप की जो आपकी चढ़ाव की न्यूनतम लंबाई होगी पतली प्लेट की मोटाई की 5 गुना इसमें होनी चाहिए, इतना हम लैप लेते हैं। तो ये आपको फिगर में दिखाया गया है। ये आपका T1 है, ये आपका लैप है, और T1 इक्वल टू पतली प्लेट की मोटाई है। तो पतली प्लेट की मोटाई की 5 गुना हम लेते हैं।
जो लैप होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है अनुदैर्ध्य पार्ट्स ऑफ फिलेट वेल्ड। तो अनुदैर्ध्य पार्ट्स वेल्ड की लंबाई यल, इन दोनों के बीच लंबवत दूरी डी से कम नहीं होनी चाहिए। यल आपका डी से कम नहीं होना चाहिए। जो आपका यल है वेल्ड की लंबाई है, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है डी से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है अनुदैर्ध्य पार्ट्स वेल्ड के बीच लंबवत दूरी डी पतली प्लेट की मोटाई T1 के 16 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो आपका डी है लंबवत दूरी, वो पतली प्लेट की जो मोटाई है T1 उसके 16 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सिरों पर समाप्त होने वाले वेल्ड की न्यूनतम लंबाई L1 वेल्ड की माप यस के 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया फिगर में L1 आपका रिटर्न एंड्स है और ये आपकी प्लेट है, ये आपकी लंबवत जो दूरी आपकी डी की जो बात कही जा रही है ये डी है। तो इस प्रकार से कुछ हम ये फिगर में देख सकते हैं। L1 आपका यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई आपकी वास्तविक लंबाई -2 इंटू वेल्ड की माप होती है। फिलेट वेल्ड में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल किस किस टाइप्स के पूछे जाते हैं, डिजाइन वगैरह हम देख लिए। न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम करते हैं डिजाइन, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ज़्यादातर आपको फिलेट वेल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य आप कैसे ज्ञात करेंगे। जब आपका एफएस दिया हुआ है 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेते हुए 8.5 mm फिलेट वेल्ड की 8.5 mm क्या है आपकी फिलेट वेल्ड की साइज है। फिलेट वेल्ड की 10 mm लंबाई आपकी दी गई 10 mm के लिए सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। एफटी आपका 142 एमपीएम मान ले। तो यहाँ पर आपको सामर्थ्य ज्ञात करना है। सामर्थ्य का फार्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका। इस जो क्वेश्चन है इसकी वजह से आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। सामर्थ्य को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है टी इंटू एल इंटू एफ एस। और जबकि टी इक्वल टू आपका होता है के इंटू एस, तो यहाँ पर टी की जगह के इंटू एस रख दिया गया है और एल इंटू एफ एस। तो ये फार्मूला हमारा है, ये फार्मूला यूज करके हमको सामर्थ्य निकालना है। अब हमको देखना ये है कि क्या क्या चीज़ें हमको पहले से मिली हुई है और क्या क्या चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए के आपका स्थिरांक होता है, तो के की वैल्यू हमको पहले से पता होती है 0.7 ही हम रखते हैं हमेशा। यस आपका वेल्ड की माप है, तो यस की वैल्यू दी गई 8.5 mm और यल आपका लंबाई है, तो लंबाई 10 mm दिया गया है और एफ एस की वैल्यू दी गई है 110। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। देखिए एफ एस 110 है, यस आपका 8.5 है, यल आपका 10 mm, एफ टी की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो इस फार्मूले में सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे और यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हम सामर्थ्य की वैल्यू निकाल लेंगे। तो के की वैल्यू हम रख दिए 0.7, यस आपका 8.5, यल आपका 10 और एफ एस आपका 110। तो यहाँ से हमको सामर्थ्य मिल गया 6454 न्यूटन। तो ये हमारा हो गया फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू आपको मिली होती है। के की वैल्यू आप 0.7 ले लेते हैं और यहाँ से फार्मूला आपको केवल पता होगा तो सामर्थ्य आप निकालेंगे। सामर्थ्य के लिए हमेशा हम ये फार्मूला यूज करेंगे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए फिलेट वेल्ड जोड़ में वेल्ड का माप 8 mm है, यानी कि यस की जो वैल्यू, वेल्ड का माप क्या होता है साइज ऑफ वेल्ड, तो 8 mm है। अनुगे अपरूपण प्रतिबल जो आपका एफ एस है 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर मारकर जोड़ के लिए सुरक्षित भार ज्ञात करें। इसमें हमको सुरक्षित भार ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से कोई डायग्राम आपका दिया गया है क्वेश्चन में और इसमें हमको क्या करना है, सुरक्षित भार। यहाँ पर फिलेट वेल्ड दिया गया है, ये 75 mm दिया गया है और यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो 100 mm दी गई है। ये फिगर में सारी चीज़ें दी गई है कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस इक्वल टू 8 mm जो दिया गया था, एफ एस इक्वल टू 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर। टी1 आपका क्या है 75 mm है, ये जो पतली प्लेट की मोटाई है टी1 वो आपका 75 mm है। यल आपका क्या है लेग लेंथ 100 mm दिया है एक साइड से, तो टोटल आपका हो जाएगा दोनों साइड में 200 mm हो जाएगा। फिर हमारा सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई में निकालेंगे तो टी इंटू एफ एस होता है और प्रति इकाई लंबाई में निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सामर्थ्य का फार्मूला आपको पहले पता है कि टी इंटू यल इंटू एफ एस होता है। लेकिन जो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस जो भी टर्म दिया गया सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई, यानी कि जो इसमें लंबाई है वो प्रति इकाई है, यानी कि लंबाई को 1 माना गया है। इसमें प्रति इकाई का मतलब क्या होता है, एक लंबाई, प्रति इकाई लंबाई की बात की जा रही है तो लंबाई इसमें 1 है। तो जब भी हम यल की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, टी इंटू एफ एस। तो यल की वैल्यू 1 हो गई तो फार्मूला आपका बचा टी इंटू एफ एस। फार्मूला वही है, वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर के इंटू एस इंटू एफ एस, क्योंकि प्रति इकाई निकालना है तो इसमें लंबाई की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 0.7 इंटू 8, एस की वैल्यू आपकी 8 है और एफ एस की वैल्यू 110 है। तो यहाँ से आपको 616 न्यूटन मिल गया प्रति इकाई लंबाई। नेक्स्ट हम देखते हैं
भार आपका कैसे निकालेंगे, भार आपको निकालना था तो सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई इंटू वेल्ड की लंबाई, ये हम ऐड करते हैं। तो सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई हम पहले निकाल लिए, वेल्ड की लंबाई आपकी 200 हो गई, 100 एक तरफ 100 दूसरी तरफ, तो टोटल यल जो हम निकाले 200 mm, और इस प्रकार से हम इस फार्मूले में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 123.2 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा भार। तो फार्मूला आपका क्या हो गया, भार का सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई इंटू वेल्ड की माप। और सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई हम कैसे निकालेंगे, जैसे सामर्थ्य हम निकालते हैं फार्मूला आपका वही है, लेकिन इसमें लंबाई की जो वैल्यू है 1 रखेंगे, तो ये फार्मूला आपको बन जाएगा T इंटू एफ एस। तो केवल आपको इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो भी एग्जांपल में दिए गए हैं, एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इन्हीं सब क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, दो प्लेटें फिलेट वेल्ड से जुड़ी हैं, जैसा चित्र में दर्शित चित्र आपका दिया गया है इस क्वेश्चन के साथ। यदि वेल्ड परिमाप 10 mm हो तो वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए जो इस उपांक द्वारा वहन किया जा सकता है। अनुज्ञेय प्रतिबल तनन 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा अपरूपण 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर लीजिए। तो ये आपका सारी वैल्यू दी गई है, फिगर भी आपका एक डायग्राम भी दिया गया है क्वेश्चन में। डायग्राम कुछ ये है, आप देख सकते हैं। और इसमें का ये आपका देखिए 1150 mm दिया गया है, ये 70 mm दिया गया है, ये 90 mm लेंथ दी गई है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिली हुई है, प्लेट की मोटाई मिली है 12 mm जो क्वेश्चन में दिया है, यस इक्वल टू 10 mm है आपकी, और एफ टी 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ एस आपका 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर, बी आपका 70 mm है, ये आपका देख सकते हैं चौड़ाई, और यल आपका 90 एक साइड से दिया, दूसरी साइड से 90 + 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एक चीज़ इसमें यहाँ पर मिस्टेक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा, इसको आप सही कर लीजिए, 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए सामर्थ्य हम निकालेंगे तो फार्मूला आपका वही रहेगा, P इक्वल टू K इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस। तो फार्मूले में K की वैल्यू हमको पता है, एस भी पता है, यल भी पता है हमको, एफ एस भी पता है, तो सारी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। एफ एस आपका ये है 110, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो सामर्थ्य हमको मिल जाएगा 138.6 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे तनन बल, निकालना हमको क्या है, तनन बल निकालना है। तो तनन बल जब हम निकालेंगे तो बी इंटू टी वन इंटू एफ टी, ये फार्मूला है तनन बल का। तो बी की वैल्यू दी गई है हमारी 70 mm, जो चौड़ाई है वो 70 mm दी गई है प्लेट की, और यहाँ पर आपकी T1 की वैल्यू 12 mm दिया गया है, एफ टी आपका 150 दिया गया, तो सारी वैल्यू रखेंगे और 126 किलो न्यूटन आपका त्वरण बल आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक 120 इंटू 12 mm चपटी पत्ती को अन्य 160 इंटू 12 mm चपटी पत्ती के साथ लैप जोड़ द्वारा जोड़ना है। इसके लिए 10 mm फिलेट वेल्ड की लंबाई तथा प्रत्येक पार्श्व वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। जोड़ की तनन क्षमता पतली प्लेट की तनन क्षमता के समान लीजिए। अनुज्ञेय प्रतिबल तनन 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर तथा अपरूपण 110 न्यूटन पर एम स्क्वायर मान लें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है उसको हमको नोट करना है, और उसके बाद से हमको सॉल्व करना है। तो फिगर भी आपका दिया गया है क्वेश्चन में, ये डायग्राम दिया गया है, तो ये आपका देख सकते हैं, ये 125 mm लंबाई दी गई है, ये 120 mm इसकी मोटाई दी गई है। यहाँ पर ये जो बड़ी आपकी प्लेट है उसकी 160 mm मोटाई दी गई है, और ये इनकी जो लंबाई है L1 आपका जो दिया गया है, ये L1 होता है 25 mm दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं। नोट में सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि जोड़ की जो तनन क्षमता है पतली प्लेट की तनन क्षमता के बराबर रखना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये आपको याद रखना है। बी आपका क्या है 120 mm, ये बी आपकी है, इस प्लेट की चौड़ाई है। टी आपका 12 mm है जो दिया गया क्वेश्चन में, यस आपका 10 mm क्वेश्चन में दिया गया, एफ टी भी 150 और एफ एस आपका 110, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। पी टी अब हम निकालेंगे तो आपका जो फार्मूला होगा बी इंटू टी इंटू एफ टी होता है, जो पी टी का फार्मूला है। तो बी आपका क्या है 120 है, टी आपका क्या है 12 mm है, और एफ टी आपका 150 है। तो यहाँ से आपको 216 किलो न्यूटन निकल जाएगा पी टी की वैल्यू। पी एस की वैल्यू यानी कि टेंशन में निकाल रहे हैं, यहाँ पर सीयर में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पी एस आपका क्या हो जाएगा टी इंटू एल इंटू एफ एस होता है इसका फार्मूला, तो टी की वैल्यू के इंटू एस हो गया, एल इंटू एफ एस। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पी टी को पी एस के बराबर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू हमको नहीं पता है और वो निकालना है कैपिटल एल की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 0.7 इंटू पी टी की जो वैल्यू है और पी एस की वैल्यू है, पी टी हमारी निकल गया 216 किलो न्यूटन, पी टी इक्वल टू पी एस करेंगे, और पी एस में जो भी वैल्यू हमको पता है उसको रखेंगे। यहाँ पर देखिए के की वैल्यू हम 0.7 रख दिए, एस की वैल्यू 10 रख दी, एल की वैल्यू नहीं पता है, और एफ एस की वैल्यू 110 रख दिए। और जो पी टी हमारा पहले हम निकाले थे 216 इंटू 10 टू द पावर क्यूब, तो यहाँ से हमारा हो गया यल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 280.5 mm आपका आ जाएगा यल की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमको यल की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर 216 किलो न्यूटन था, तो इसको हम न्यूटन में चेंज कर लिए, इसलिए 10 टू द पावर क्यू यहाँ पर हम यूज किए हैं।
तो ये हमारा हो गया पी टी इक्वल टू पी एस कर देंगे और यहाँ से एल की वैल्यू मिल जाएगी। अब वास्तविक लंबाई हम निकालेंगे जब, तो आपका फार्मूला होता है प्रारंभिक लंबाई प्लस 2 इंटू वेल्ड की माप। तो वास्तविक लंबाई हमारी 280.5 है, 2 और वेल्ड की माप आपकी 10 है, तो यहाँ से 300.5 mm आपका आ जाएगा वास्तविक लंबाई। तो ये हो गया हमारा वास्तविक लंबाई 300.5 mm और एल1 आपका है 25 mm मान लेते हैं। यहाँ पर आपका फिगर में डायग्राम में दिया गया है एल1 इक्वल टू 25 mm, ये आपका एल1 होता है, 25 इधर दिया गया है, तो यही आपका एल1 हो गया। अब हम प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की आपको लंबाई निकालनी है, तो उसका जो फार्मूला होगा वास्तविक लंबाई माइनस एल1 हम करेंगे। जो वास्तविक लंबाई हमको मिली हुई है उसमें से हम एल1 को माइनस करेंगे तो प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई मिल जाएगी। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 mm फिलेट वेल्ड की लंबाई तथा प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की आवश्यक लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वास्तविक लंबाई माइनस एल1, वास्तविक लंबाई 300.5, एल1 आपका 50 mm हो जाएगा। दोनों तरफ का हम ऐड करेंगे तो ये 25-25 है और यहाँ पर आपका आ जाएगा 250.5 mm। तो आपका फार्मूला होता है 2l इजकल टू 2 इंटू स्मॉल एल इजकल टू L1। तो यहाँ से स्मॉल एल की जो वैल्यू निकलेगी प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई जो निकलेगी हमारी L1/2 होगी और L1 की जो वैल्यू आएगी उसकी हाफ वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 125.25 mm। तो यहाँ पर प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई हमको मिल गई। तो सारी चीज़ें यहाँ से हमको मिल गई। आपको निकालना था कि फिलेट वेल्ड की लंबाई तथा प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई। तो फिलेट वेल्ड की लंबाई भी मिल गई हमको और प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई भी हमको मिल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल की वैल्यू 280.5, अगर वास्तविक लंबाई की बात करें तो 300.5, अगर प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई 125.25 mm। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक 120 इंटू 12 mm चपटी पत्ती को अन्य 160 इंटू 12 mm चपटी पत्ती के साथ लैप जोड़ में जोड़ने हेतु तो फिलेट वेल्ड जोड़ का विकल्पन कीजिए। वेल्ड परिमाप निर्धारित करते हुए अभिकल्पन 120 इंटू 12 mm चपटी पत्ती में पूरा तनन बल विकसित होने हेतु उपयुक्त हो। अनुग्रह प्रतिबल आपके दिए गए एफ टी और एफ एस की वैल्यू। यहाँ से आपका डायग्राम दिया गया है, एक इसकी जो चौड़ाई 120 है, इसकी चौड़ाई 160 है। तो T1 इक्वल टू आपका है 12 mm, बी आपका 120 mm है जो यहाँ पर दिया गया है, एफ टी आपका 150 और एफ एस आपका 102.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेल्ड का परिमाप आपका यस होता है। तो इसकी हम क्या करते हैं, वेल्ड के परिमाप की जो न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो न्यूनतम वैल्यू फिलेट वेल्ड जोड़ का विकल्पन कीजिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जोड़ में जोड़ने हेतु फिलेट वेल्ड जोड़ का, यहाँ पर आपको डिजाइन करना है फिलेट वेल्ड जोड़ का। तो डिजाइन के जो भी प्रोसीजर आपको बताया गया उसी से आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो वेल्ड का परिमाप हम निकालते हैं उसमें दो वैल्यू हमारे मिलती है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है आपकी 10 mm से 20 mm के बीच न्यूनतम मान, उसका हम लेते हैं 5 mm। ये आपको मिलता कहाँ से, आपको टेबल से मिलता है, जो स्टील टेबल से बोला गया था। एक आपको अभी टेबल दिखाया जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वैल्यू वहीं से मिलती है। तो मिनिमम जो वैल्यू होती है 10 mm से 20 mm अगर है तो उसके बीच में हम 5 mm लेते हैं। जो मोटाई होती है आपकी T1 देखिए 12 mm है, तो 10 से 20 के बीच में है तो 5 mm लेंगे। फिर हमारी क्या होती है, अधिकतम जो वैल्यू लेते हैं हम प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 mm। अलग अलग होता है, वर्गाकार के लिए अलग, गोलाकार के लिए अलग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12 माइनस 1.5 यानी कि 10.5 mm आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। नोट में हम देखेंगे यस का मान न्यूनतम तथा अधिकतम मानों के बीच में होना चाहिए। तो यस के मान जो होते हैं, जो फिलेट वेल्ड का जो वेल्ड का परिमाप है, न्यूनतम और मैक्सिमम के बीच होना चाहिए। तो न्यूनतम हमारा हम ले रहे हैं 5 mm, मैक्सिमम हमारा आ रहा है 10.5। तो इनके बीच हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो मैक्सिमम जनरली हम 8.5 mm यूज करते हैं यस की वैल्यू। यहाँ पर एस की वैल्यू 8.5 mm मानने पर पी टी इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा बी इंटू टी इंटू एफ टी। बी की वैल्यू पता है 120, टी की वैल्यू पता है, एफ टी की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 216 किलो न्यूटन पीटी की वैल्यू। अब पी एस इक्वल टू पीटी हम करेंगे, पीटी की वैल्यू आपको पहले से पता है और पी एस की जो फार्मूले है उसमें जो भी वैल्यू पता है उसको रख देंगे। एल की वैल्यू आपको नहीं पता है तो एल की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल में कर रहे थे, सेम वही प्रोसीजर है। एल की वैल्यू आपका आ रहा है 354.17 mm, इसको हम 355 mm बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वास्तविक लंबाई आपको निकालनी है। जैसे फिलेट वेल्ड के जो भी डिजाइन का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर आपको सब में करने, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। वास्तविक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई जो आपकी होती है +2 इंटू यस होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो वास्तविक लंबाई हमको मिल जाएगी 372 mm। तो हमको वास्तविक लंबाई मिल गई। अब हम क्या करेंगे, L1 इक्वल टू 372 माइनस 120, ये आपका हो गया 252 mm आ जाएगा। और 2l इक्वल टू L1 होता है, तो यल स्मॉल एल की वैल्यू जो निकालनी है तो इसका हाफ हो जाएगा 252 का, यानी कि 126 mm। तो इस प्रकार से प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई हमको मिल गई, वास्तविक लंबाई मिल गई। तो ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है, डिजाइन के प्रोसीजर है। नोट में आप देख सकते हैं कि L1 इक्वल टू 2 इंटू एस। तो 2 इंटू एस करेंगे तो 17 mm आएगा, अतः 60 mm मानने पर यल इक्वल टू 126 mm होगा।
तो इस प्रकार से हम ये लंबाई निकाल सकते हैं। 126 mm आपका आंसर है प्रत्येक पार्ट्स वेल्ड की लंबाई। तो ये सभी न्यूमेरिकल है, इसी प्रकार से आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कीजिएगा। अभी हम टेबल देख लेते हैं कौन कौन से टेबल आपके हैं और वहाँ से कैसे वैल्यू हम लेते हैं। तो देखिए न्यूनतम जो मिनिमम साइज थी आपको वेल्ड के माप के लिए ली गई थी, फिलेट वेल्ड के न्यूनतम माप जो होते हैं यहीं से हम लेते हैं इस टेबल से। इसमें आपका जो टेबल दिया है मोटे भाग की मोटाई दी गई है और न्यूनतम माप दिया गया है। तो 10 mm तक अगर मोटे भाग की मोटाई है तो 3 mm हम लेंगे न्यूनतम जो मिनिमम वैल्यू होगी वेल्ड का माप। और 10 से 20 mm के बीच में है, 10 mm से अधिक और 20 mm तक तो 5 mm। तो 10 से अधिक 12 mm था हमारा, तो 10 और 20 के बीच में था तो इसलिए हम 5 ले रहे थे। तो इसी टेबल से हम ले रहे हैं। 20 से 32 के बीच में है तो 6 लेंगे, और यहाँ से 32 से 50 के बीच में है तो हम 8 लेंगे फर्स्ट रन में, और फिलेट वेल्ड माप लेंगे हम 10 mm। तो यही इसी टेबल से हम लेते हैं। तो 10 से 20 के बीच में था हमारी मोटाई, तो यहाँ पर हम ले लिए 5। नेक्स्ट जो हमारा टेबल है के के लिए है, के का मान 0.7 क्यों लेते हैं, तो इसमें आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये जो स्थिरांक है, देखिए संगली सतहों के बीच के कोण, जब एंगल आपके 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होंगे तो के की वैल्यू लेते हैं 0.7। सामान्यतः यह कोण 60 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है जो संगली सतह का क्षेत्र होता है, जिसके लिए के इक्वल टू 0.7 लिया जाता है। यानी कि जनरली हम 60 से 90 डिग्री ही होता है और 0.7 ही यूज करते हैं के की वैल्यू, इसलिए दूसरी कोई वैल्यू हम यूज नहीं करते हैं हमेशा हम 0. क्योंकि जनरली हमारा 60 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो जो एंगल होगा, जो भी मेंबर हम ऐड कर रहे हैं तो ज्वाइंट कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू लेते हैं। तो जनरली हमारा 60 से 90 डिग्री के बीच में ही होता है, इसलिए हम 0.7 ही लेते हैं। बाकी अगर कोई एंगल अलग है तो उसके लिए हम के की वैल्यू अलग रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट टेबल है हमारा, प्लेट की मोटाई, वेल्ड का न्यूनतम माप, वर्गाकार किनारा और गोलाकार किनारा, दोनों माप। जैसे वेल्ड की जो न्यूनतम माप होती है और अधिकतम माप होती है, हम कैसे ले सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इस टेबल की मदद से ले लेते हैं। प्लेट की मोटाई केवल आपको पता होनी चाहिए। प्लेट की मोटाई अगर पता है 5 mm है तो वेल्ड का जो न्यूनतम माप होगा 3 mm ले लेंगे। अधिकतम माप हम वर्गाकार किनारे के लिए 3.5 और गोलाकार के लिए 3.75। तो अभी हम ले रहे थे 8.5 mm ले रहे थे। तो जब अगर आपकी प्लेट की मोटाई 10 mm है तो मिनिमम वैल्यू हम कितना लिए थे, 5 mm लिए थे। या आपको इस टेबल से ही मिल जाता है, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, टेबल में डायरेक्ट मिल जाता है। मैक्सिमम वैल्यू वर्गाकार किनारा है तो 8.5 mm ले लिए थे, अगर गोलाकार होता तो 7.5 mm हम ले लेते हैं। तो यहीं से आपको ये सारी वैल्यू मिल जाती है, केवल आपको प्लेट की मोटाई पता होनी चाहिए। और इस जो आपका टेबल दिया गया है इस टेबल में सारी वैल्यू लिखी हुई है। वेल्ड का न्यूनतम माप, अधिकतम माप, अधिकतम माप के दो केसेस हैं, वर्गाकार और गोलाकार। तो इसी प्रकार से हम टेबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिलेट वेल्ड की प्रति इकाई लंबाई। प्रति इकाई लंबाई भी आपको बताया गया था कि कैसे लेते हैं। तो परिमाप अगर आपको पता है, वेल्ड की माप पता है, तो यहाँ से हम सामर्थ्य ले सकते हैं। परिमाप आपको पता है तो सामर्थ्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगर परिमाप आपको 5 mm है तो सामर्थ्य आपका 385 होगा। इसी प्रकार से 5, 6, 7, 7.5 ये सारी चीज़ें, इधर 9, 9.5, 10, ये सारे परिमाप दिए गए हैं और उसके सामने उसकी सामर्थ्य दी गई है। तो अगर परिमाप आपको पता है अगर 8.5 था तो कितना होगा, 6 से 54.5 हो जाएगा, इसका सामर्थ्य हो जाएगा। और यहाँ से फार्मूला आपका ये होता है वेल्ड की प्रति इकाई लंबाई सामर्थ्य से वेल्ड की आवश्यक लंबाई अगर निकालें तो वेल्ड पर आ रहा बल अपन सामर्थ्य प्रति इकाई लंबाई से हम निकाल सकते हैं। तो इस टेबल का मतलब यही है कि परिमाप पता है तो आप सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्लेट की मोटाई पता है तो वेल्ड की माप न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके की वैल्यू हम 0.7 के लेते हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। और जो हमारी न्यूनतम वैल्यू हम लिए थे 5 क्यों लिए थे, ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।